नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और अपना बिहार के साथ मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की। प्रिंस पासवान की अग्रिम जमानत पर आज अहम फैसला आने वाला है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई हुई थी और उसी दिन फैसले को सुरक्षित रखा गया था। रेप के आरोप में कनॉट प्लेस थाने में एफआईआर दर्ज है और गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रिंस की याचिका दाखिल की थी प्रिंस ने और आज उस पर अहम सुनवाई होने वाली है। तो आज का दिन प्रिंस के लिए बेहद अहम है। प्रिंस पासवान की अग्रिम जमानत पर आज फैसला आएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था जिस पर आज फैसला आने वाला है। प्रिंस पासवान पर एक पूर्व कार्यकर्ता ने रेप का केस दर्ज किया, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट आज उनके जमानत पर फैसला सुनाने वाला है। आज तय होगा कि प्रिंस को बेल मिलेगी या फिर जेल जाना पड़ेगा। तो प्रिंस की अग्रिम जमानत पर आज फैसला आने वाला बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त बिहार की सियासत से भी जुड़ी हुई, क्योंकि एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रिंस पासवान, बिहार के और समस्तीपुर से सांसद भी हैं और यह फैसला उनके लिए बहुत अहम। आज जो फैसला आएगा, एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था प्रिंस पासवान पर और उसी मामले में 17 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी प्रिंस पासवान ने और आज इस पर फैसला सुनाया जाएगा। तो प्रिंस को बेल मिलेगी या फिर जेल, यह आज तय हो जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट थोड़ी देर बाद अपना फैसला सुनाएगा। उसके बाद तय होगा कि प्रिंस पासवान को जेल जाना पड़ेगा, न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा या फिर उन्हें बेल मिलेगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रिंस पासवान को लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला है। रेप के आरोपी प्रिंस पासवान पर फैसला 17 सितंबर को ही सुरक्षित रख लिया था कोर्ट ने और आज का दिन मुकर्रर किया था कि आज इस पर फैसला सुनाया जाएगा और आज अहम दिन है प्रिंस पासवान के लिए। थोड़ी देर बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद प्रिंस पासवान की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा। बहुत कुछ तय होगा, न्यायिक हिरासत में भेजे जाएंगे प्रिंस पासवान या फिर उन्हें बेल मिलेगी। इन दोनों बातों से पर्दा उठ जाएगा। समस्तीपुर से लोकसभा सांसद हैं और एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रिंस पासवान, बड़ा चेहरा बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ। और इस खबर पर हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील का रुख करते हैं। सुशील, क्या लग रहा है, क्या होगा प्रिंस के किस्मत का फैसला, जेल या फिर बेल? जी देखिए, ये मामला काफ़ी अहम है और प्रिंस पासवान के लिए काफ़ी बड़ा दिन है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में साफ तौर से ये दलील दी गई थी कि जिस तरह संगीन आरोप प्रिंस पासवान पर लगाए गए हैं, उस आरोप के तहत उनका कस्टोडियल इंटरोगेशन बहुत करना जरूरी है। हालांकि प्रिंस पासवान की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई और ये बताया गया कि जो पीड़ित महिला उनके ऊपर आरोप लगा रही है वो एक साजिश के तहत आरोप लगा रही है और इस पीड़ित महिला के खिलाफ पहले ही जनवरी में ही प्रिंस पासवान ने एक्सटॉर्शन को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि पीड़ित महिला और उसका एक साथी अभी भी अंतरिम जमानत पर है। तो ये जो पूरा आरोप है अनूप, उसमें दोनों पक्षों की तरफ से फिलहाल आरोप लगाया गया है, लेकिन प्रिंस पासवान ये चाहते हैं कि उनको राउज एवेन्यू कोर्ट से आज अग्रिम जमानत मिले। कोर्ट ने भी पीड़ित महिला से कई सवाल किए थे और कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उम्मीद ये है कि 12 बजे के बाद यानी कि 2 बजे के आसपास राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में अहम फैसला सुनाएगा। उम्मीद ये करते हैं, प्रिंस पासवान इस पूरे मामले में चाह रहे थे कि उनको एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट से मिले। उन्होंने कोर्ट में दलील देते हुए ये कहा कि वो पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे और सहयोग से पहले ही प्रिंस पासवान ने अपना मोबाइल जो है वो सरेंडर किया है और पुलिस की जांच में हर वो समय मौजूद भी रहे। लेकिन बावजूद इसके फिलहाल पुलिस ये चाहती है कि इस मामले में प्रिंस पासवान को कस्टडी में ले और उनसे पूछताछ करें। दिल्ली पुलिस ने विरोध किया था, अग्रिम जमानत का विरोध किया था, तो दिल्ली पुलिस का बयान कितना मायने रखता है अगर ये फैसला आता है? इस फैसले पे कितने मायने रखेंगे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बयान? जी देखिए, साफ
जी देखिए, साफ तौर से अगर प्रिंस पासवान को कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि जिस तरह पीड़िता ने आरोप लगाया और जिस तरह ट्रांसक्रिप्ट जो फिलहाल मोबाइल चैट्स मिले हैं, कुछ ऐसे वीडियो हैं जो फिलहाल रिकवर करना चाहती है दिल्ली पुलिस, और ऐसे में साफ तौर से दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि प्रिंस पासवान से पूछताछ करना बेहद जरूरी है, क्योंकि मामला 376 से जुड़ा हुआ है और ऐसे में बिना आरोपी को कस्टडी में लिए पूछताछ संभव नहीं है। लेकिन प्रिंस पासवान की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। हालांकि प्रिंस पासवान की तरफ से कोर्ट में पीड़ित महिला का ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट भी कोर्ट को सुनाया गया कि किस तरह पीड़ित महिला लगातार प्रिंस पासवान को धमकी दे रही थी, किस तरह वो फिलहाल अपने चैट के द्वारा प्रिंस पासवान से बार बार बातचीत करना चाह रही थी, और यही उनके कोर्ट में वकील दलील दे रहे थे। अब देखना बेहद अहम होगा अनूप कि किसके दलीलों में कितना दम है और कोर्ट ने किसके सबमिशन पर अपना फैसला बिल्कुल आज का दिन बेहद अहम प्रिंस राज के लिए। लेकिन बेल या जेल, इस पर फैसला होगा और 12 से 2 बजे के बीच फैसला आएगा। सुशील, उस वक्त भी आपसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और एक बड़ी खबर की बात करते हैं, और ये बड़ी खबर जो इस वक्त नवादा से आ रही है, जहां एक बुजुर्ग महिला की लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना अकबरपुर थाना के सूरजपुरा गांव की है। मृतक की पहचान मोनू देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विश्वकर्मा पूजा के बाद मूर्ति के विसर्जन को लेकर बच्चों के बीच विवाद हुआ था और इसी बीच बच्चे आपस में ही भिड़ गए। इसमें बड़े भी कूद पड़े। पोते सौरभ को पिटता देख उसे बचाने के लिए मोनू देवी वहां गई, जहां लाठी से उसके सिर पर हमला किया गया और इलाज के लिए ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। पड़ोसियों पर ही हमला का आरोप लगा है। विश्वकर्मा पूजा था, वो जा रहा था मूर्ति भस्म करने के लिए और बच्चा में झगड़ा हुआ। अपना ही पोता को मार रहा था, मारने के लिए गया था, बचाने के लिए गया, इसको डंडा से जो था, इसको पोता बच गया, इसी के बजा गया। तो देखिए, बुजुर्ग महिला के पीट कर हत्या की गई। नवादा से खबर आई है। बताया जा रहा है कि विश्वकर्मा के पूजा के बाद विसर्जन की जब तारीख थी, उस दिन विसर्जन के दौरान बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया और अपने पोते को पिटता देख एक दादी गई उसे बचाने के लिए, लेकिन दादी के सर पर लाठियों से हमला किया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इधर मुजफ्फरपुर बालू घाट ब्लास्ट मामले में नया मोड़ आ गया। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही पति की हत्या कर उसके शव के 3 टुकड़े किए थे और साथ ही साक्ष्य मिटाने के लिए शव को ड्रम में रखकर आग लगा दी थी। शराब कारोबारी राकेश सैनी की पत्नी ने अपने प्रेमी सुभाष के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। साथ ही उसके शव को टुकड़े टुकड़े कर ड्रम में रखा था। सबूत मिटाने को लेकर ड्रम में आग लगाई गई। रविवार को एफएसएल की टीम ने करीब 3 घंटे तक यहां छानबीन की। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। राकेश सैनी को आरोपी सुभाष ने किराए पर फ्लैट दिलाया था और इसी बीच सुभाष और राकेश सैनी की पत्नी के बीच अवैध रिश्ते बन गए। इसके विरोध को लेकर ही पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद से सभी आरोपी जो हैं फरार हैं। और अब आज सरकार के फरियाद के सोमवार की। तो सीएम नीतीश कुमार आज फिर जनता दरबार लगाने वाले हैं। आपसे थोड़ी देर बाद जनता दरबार की शुरुआत होगी और इसमें जनता की समस्याओं से सीधे रूबरू सीएम नीतीश कुमार होंगे। आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग के साथ साथ पंचायती राज, ऊर्जा, पथ निर्माण विभाग से जुड़े मामलों को सुनेंगे और ऑन द स्पॉट शिकायतों का निपटारा भी करेंगे। तो आज फिर जनता दरबार है सीएम नीतीश कुमार का और आज भी फरियादी भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। आज कई विभागों की समस्याओं को सुनेंगे नीतीश कुमार। आपदा प्रबंधन के साथ साथ जल संसाधन, सड़क, पथ निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायती राज विभाग से जो भी समस्याएं हैं आम जनता की, उसे सुनेंगे और ऑन द स्पॉट शिकायतों का निपटारा भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो बिहार की जनताओं की जो समस्याएं हैं वो आज एक बार फिर सीएम सुनेंगे और उनका ऑन द स्पॉट निपटारा भी करेंगे। बार फिर जनता दरबार लगा है और यहाँ पे वो फरियादियों की फरियाद सुनेंगे।
आपको बता दें कि 11 बजे से यहाँ पे जनता दरबार की शुरुआत हो रही है और यहाँ पे देखिए तमाम बैरिकेडिंग की गई है और वैसे लोग जिनको पहले से अनुमति है, ऑनलाइन जिन्हें आवेदन दे करके जिन्हें अनुमति मिली है वो यहाँ पे जा सकते हैं और उसके बाद जिनको अनुमति नहीं मिली है वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आज के जनता दरबार में आपको बताऊं कि आपदा प्रबंधन विभाग, पंचायती राज, ऊर्जा, जल संसाधन और पथ निर्माण विभाग जो है उसके विषय में यहाँ से जो समस्याएं हैं वो सुनी जाएंगी और इन तमाम विषयों से सुनने के लिए यहाँ पे आज जनता दरबार नीतीश कुमार जो हैं वो होंगे। और हमने देखा है कि पिछले कई जनता दरबार में कई ऐसे लोग आए हैं बड़े संख्या में जिनका समाधान यहाँ से होता रहा है। बड़े अधिकारियों की लापरवाहियों के जो खिलाफ यहाँ पे कार्रवाइयाँ भी जो है वो बड़ी देखी गई हैं। तो वैसे लोग जिन्हें अंदर जाने की अनुमति फिलहाल नहीं है वे बाहर आकर के खड़े हैं और वो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें भी अगर बुलाया जाए तो अपने समस्याओं को लेकर के वो यहाँ तक पहुँचेंगे। बाबा कहाँ से आए हैं? सहरसा जिला से। क्या समस्या है? जमीन संबंधी समस्या है। क्या हुआ है? मैंने अपने दियादी में बंटवारा के विषय में क्या दिक्कत है? मतलब इसमें ऑनलाइन किए थे, 1 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं आया है जी। उसी में सोचा जाते मिलेंगे, यही सब मामला। बिना ऑनलाइन अनुमति के तो जाने की ऑनलाइन किए हुए हैं, अच्छा, मैसेज 1 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं आया है। अभी तो कुछ नहीं है। आपकी क्या समस्या है? हमको पति 2 बीवी शादी किया है, सतेला बेटा मारपीट किया है, घर से भगा दिया है, घर चूर चार कर दिया है। तमाम जो लोग हैं अपनी समस्याओं को लेकर के देखिए यहाँ पे खड़ा है और ज्यादा से ज्यादा समस्या उन अधिकारियों के खिलाफ है जो अभी तक सुस्त पड़े हैं या फिर लापरवाही कर रहे हैं और कार्रवाइयां नहीं कर रहे हैं। ऐसे सारे लोगों की जो उम्मीद है वो जनता दरबार से लगी है कि मुख्यमंत्री इनकी आवाज सुनेंगे और इनके समस्याओं को दूर करेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो आज फिर अपनी समस्याओं को लेकर उम्मीद के साथ जनता दरबार में लोग पहुंच रहे हैं और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण भी वहां मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। रवि, उम्मीदों का सोमवार फरियादियों के लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि पूरे प्रदेश से लोग यहां पहुंचते हैं और वैसी समस्याएं आ रही है जो ऑन द स्पॉट वहां के अधिकारी भी कर सकते थे, जिले के अधिकारी कर सकते थे, लेकिन वहां नहीं हो रही। अब ये सीएम से गुहार लगा रहे हैं। हम चाहेंगे तस्वीरें भी दिखाएं, लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया होगा। क्या क्या समस्याओं को लेकर लोग यहां पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने अनूप कि हर सोमवार जो होता है वो उम्मीदों का सोमवार होता है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो जनता की जो है आवाज़, उनकी समस्या जो है वो सुनते हैं। और यहाँ से देखिए जो लोग हैं फरियादी वो जाना शुरू हो गए हैं और तमाम बिहार भर के कई जिलों से जो फरियादी आए हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर के मजिस्ट्रेट जो है वो सीधे जिलों से लेकर के आते हैं, उन्हें का RT-PCR टेस्ट होता है। अब वो लेकर के देखिए यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, 11 बजे जो है उनकी सुनवाइयाँ जो है वो शुरू होंगी। लेकिन सबसे देखा गया है कि यहाँ पे देखिए कई ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार वहाँ पे जिलों में उनकी समस्याएं जो हैं वो ख़त्म हो सकती थी लेकिन वो सुन नहीं पा रहे हैं, जिनका कारण यहाँ तक मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक आना पड़ रहा है। और ऐसी समस्याएं लेकर के देखिए एक महिला यहाँ पे पहुँची हैं और इन ये फोटोग्राफ के साथ आई हैं। माता जी क्या दिक्कत है? दिक्कत यही सर है कि मैंने इंदिरा आवास 2 किस्त मिल गया है, 1,30,000 के है, बाकी 2 किस्त मिल गया है और तीसरा किस्त ने कर्मचारी नहीं दे रहे हैं कि ढाल के आइए तब मिलेगा। तो हम लोग कैसे ढालेंगे, गरीब आदमी हैं। तो आप फोटो भी साथ में लाए हैं? फोटो ले आए हैं साथ में और कर्मचारी अभी तक जांच करने के लिए नहीं घर पर आए हैं कि 5 महीना हो गया बाकी जांच करने के लिए नहीं आया। देखिए ये समस्या जरा देखिए इनका कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिलने के लिए जो राशि मिलती है इनको 2 किस्त मिला है और दोनों के कारण देखिए कई लोग होते हैं जो पैसा ले लेते हैं लेकिन घर नहीं बनाते। उन्होंने फोटोग्राफ्स भी साथ में लेकर के आया कि देखिए हमने घर जो आधे से ज्यादा बना ली है, तीसरी किस्त इन्हें दिया जाए, लेकिन तीसरी किस्त दे नहीं रहे। और DM साहब भी जाकर दरखास्त दे दिए हैं, वो कोई नहीं सुनवाई की है। फिर BDO साहब भी दरखास्त दे दिए, वो कोई नहीं सुनवाई की है। अपने अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंच रहे हैं कि अधिकारी जो है वो जिलों में पूरी तरह से लोगों की बातें सुन नहीं रहे हैं। इनकी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के पास अगर यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो इनकी आवाज सुनी जाएगी, इनके समस्याओं बिल्कुल रवि, मुख्यमंत्री बेहद गंभीर है ऐसे मामलों को लेकर, लेकिन अधिकारियों पर असर नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं, जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब जरूरत है ऐसे अधिकारियों को चेतने की ताकि ये संख्या जो है जो मुख्यमंत्री तक जो समस्याएं लेकर लोग पहुंच रहे हैं वो कम हो।
बहुत बहुत शुक्रिया रवि, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, इस मामले को लेकर अपडेट लेंगे आपसे। और अब बात कटाव की करते हैं। बगहा के कांटी टोला के लोग गंडक नदी के कटाव से परेशान हैं। यहां के ग्रामीणों को 10 साल में चौथी बार बाढ़ की वजह से विस्थापित होना पड़ा। गंडक नदी के जलस्तर में उफान और धारा बदलने की वजह से कांटी टोला में कटाव होते रहा। अब गांव का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। गांव से गंडक नदी की दूरी 1 किलोमीटर थी, लेकिन कटाव की वजह से दूरी खत्म हो गई है। कांटी टोला का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। तिनका जोड़कर सपनों के आशियाना बनाकर उसमें आराम से रहने की हसरत बगहा के कांटी टोला के लोगों की जिंदगी में शायद नहीं है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये बगहा का गंडक नदी है और हम पहुंचे हैं अभी कांटी टोला में। इस गांव की बदहाली की तस्वीर यह है कि यह चौथी बार गंडक नदी के कटाव और बाढ़ के कारण विस्थापित हुआ है। यह गांव पिछले 10 वर्षों में 4 बार विस्थापन की मार झेल रहा है और इस बार के बाढ़ और कटाव ने इस पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। क्या कैसे क्या हो गया? ये रात में आया इधर से बाढ़ बहुत जबरदस्त और पूरा कटाव, यहाँ से 14-15 घर गिर गया पानी में और वो दह गया, कुछ भी सामान उसमें से नहीं निकला। यहाँ कोई जो कट गया घर वो पल्ली उल्ली तान कर रोड पर रह रहे हैं। अभी तक मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, बस यहाँ चिवड़ा मीठा भर मिला है। यह तस्वीर मानो ऐसी है कि शायद गंडक नदी इन गांव का पीछा कर रही है। सरकारी स्तर पर मुलाजिमों ने इस गांव का निरीक्षण तो जरूर किया है और लोगों को आश्वासन भी दिया है। अब देखना होगा कि कांटी टोला चौथी बार विस्थापन की मार झेल रहा है तो क्या इनके ग्रामीणों को स्थायी निदान मिल पाएगा या फिर ऐसे ही एक बार भटकने की मजबूरी होगी। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, कांटी टोला, पिपरासी। और आइए अब आपको दिखाते हैं बिहार का पहला ऐसा फुट ओवर ब्रिज जिसमें लिफ्ट भी लगा है। पटना के अटल पथ पर यह ब्रिज बनकर तैयार है और इसका उद्घाटन आज पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन करेंगे। फर्राटे भरते गाड़ियों के बीच एक तरफ से दूसरी ओर जाने के लिए 3 करोड़ 44 लाख की लागत से फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है। और बड़ी बात यह है कि वैसे लोग जो दिव्यांग है या फिर बुजुर्ग हैं, उनके लिए ब्रिज के दोनों ओर लिफ्ट की व्यवस्था की गई है ताकि वो इधर से उधर जा सके। ब्रिज की खासियत बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि नारायण। अटल पथ पर बने इस फुट ओवर ब्रिज की जो खासियत है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस ढंग से यहाँ लोगों के चलने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। वैसे ही अगर विकलांग हो या बुजुर्ग हो तो उसके लिए यहाँ पे लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। और ज़रा देखिए कि यहाँ से अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो लिफ्ट है वो लगी होगी और जहाँ से अगर आप किसी भी ढंग से अगर बुजुर्ग हों और चलने में असमर्थ हों तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। और ये लिफ्ट सबसे बेहतर व्यवस्था इस फुट ओवर ब्रिज की आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस ढंग से इसकी बनावट है वो भी काफ़ी खासियत भरा है और बेहतर कही जा सकती है। और ऐसे एक नहीं बल्कि 4 फुट ओवर ब्रिज जो है वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं चल करके कि कैसे ये काम करता है। हाँ, आप यहाँ से निकल सकते हैं और ये ज़रा देखिए कि ये आपका जो ये यहाँ पे आप यहाँ पे जाएं और लिफ्ट में भी जो है वो व्यवस्थाएं लगी हुई है कि अगर आप कहीं से भी कोई इमरजेंसी है तो ये बटन जो है वो इमरजेंसी के लिए आपको यहाँ पे लिफ्ट में दी गई है। अगर कोई कॉल करना चाहे तो कॉल करने के लिए है। और ये फ़ैन है और तमाम जो है ये पूरे ये कह सके ओवरब्रिज पे सड़क पे पहले से जो CCTV फुटेज जो लगी हुई है अटल पथ पे वो तो है ही, तो वो कह सकते हैं कि एक अच्छी व्यवस्था जो है वो पथ निर्माण विभाग के तरफ से यहाँ पे की गई है। और हम लोग अभी ऊपर चल रहे हैं। अगर किसी ढंग से जो है वो ये देखिए, अगर फर्स्ट फ्लोर पे अगर चलना है सीधा जो है वो हम लोग बिना कोई तकलीफ के सीधा हम लोग फुट ओवर ब्रिज पर चल सकते हैं और वहाँ से दूसरी तरफ पार कर सकते हैं। तो ये एक वो व्यवस्था दी गई है जहाँ पे वैसे लोग जो चल नहीं सकते, मुश्किल होती है। ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे हम लोग सीधा फुट ओवर ब्रिज के पास ऊपर पहुँचे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये अटल पथ जो 6 लेन है यहाँ पे एक बेहतर सुविधा कही जा सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर कहें तो ये फुट ओवर ब्रिज जो है वो पटना वासियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा साबित होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
गोपालगंज के फुलवरिया प्रखंड के इमलिया गांव के रहने वाले राम सागर यादव ने स्टेट बैंक से मैनेजर की नौकरी छोड़ आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा वो बन गए। उन्होंने कुछ ग्राम खादी ग्राम उद्योग संस्थान की स्थापना की और लोगों को रोजगार देने का काम शुरू किया। देखिए हमारे सहयोगी मुकेश कुमार की रिपोर्ट। पीएम मोदी अक्सर आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और खादी की बात करते हैं, और हम आपको आज आए हैं फुलवरिया प्रखंड के इमलिया माझा में और देखेंगे यहाँ पर कि कुछ ग्राम खादी ग्राम उद्योग संस्थान जो है पीएम मोदी के इन सपनों को कैसे साकार कर रहा है। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर जब कोविड को लेकर जब लोग बेरोजगारी की बात करते हैं तब यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, जो व्यक्ति हैं, वो लोग लगातार रोजगार को सृजन दे रहे हैं, रोजगार का अवसर पैदा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है खादी का जो कपड़े हैं, कपड़े कैसी मेकिंग होती है वो हम दिखा रहे हैं। और हम बात करेंगे आपको स्टेट बैंक के एक ऐसे व्यक्ति का जो मैनेजर के पद का नौकरी छोड़कर और वो यहाँ पर उन्होंने खुद की अपनी कंपनी खड़ा कर ली। आज इस कंपनी से करोड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर सूट कढ़ाई का काम चल रहा है, कई महिलाएं यहाँ पर लगातार काम कर रही हैं। और यहाँ पर कैसे जो है जो कपड़े की मेकिंग है, हम आपको दिखाते हैं कि खादी जो संस्थान है उसमें सिर्फ कपड़े ही नहीं बनते बल्कि यहाँ पर कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इस कुछ ग्राम खादी उद्योग संस्थान से बनाया जाता है। देखें यहाँ पर कि यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट है इसके, यहाँ पर हेयर ऑयल है, टूथपेस्ट है, सब कुछ इसी कंपनी का प्रोडक्शन है और इसी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और हम आपको मिलाएंगे ऐसे शख्सियत से जो स्टेट बैंक की नौकरी छोड़ करके और यहाँ पर लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हम फिर बात करेंगे। सर, आप कब से यहाँ पर जॉब छोड़ करके काम कर रहे हैं यहाँ पर? क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है सर जी, लोगों को रोजगार देना, मकसद यही है अपना। और जहाँ तक जॉब की बात है तो ये शुरुआत हमने किया है 2016 से। 2016 में हम लोग एक भेतिहरवा आश्रम है जहाँ गांधी जी आए थे और वो आए थे 1917 में, आज 100 साल पहले की बात है। वहाँ जाने के बाद एक मन परिवर्तित हो गया कि हमको खादी पे काम करनी चाहिए। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।